हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वारिश अंसारी। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट गाइड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है क्या? ये एक ऐसी थ्योरी है जो कि क्लास 11th के केमिस्ट्री में एक चैप्टर्स में आती है और उस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और उस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये थ्योरी मेंशन्ड है। अब ये थ्योरी होती क्या है और इस थ्योरी में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। और बिलीव मी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो के अंत तक काफ़ी कुछ सीख के जाएंगे। बिना इसके ऊपर वक्त ज़ाया किए मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी होता क्या है, इसे किसने दिया और इसका सही इस्तेमाल क्या है, सारी चीज़ें देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। एंड बिलीव मी, इस वीडियो के अंत तक आपको काफ़ी कुछ चीज़ें आ जाएंगी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपके सामने कुछ नहीं होगी। वेट एंड जस्ट वॉच। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विच इज़ नोन एज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अभी आपके सामने एक जादू होगा एंड यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। दैट मीन्स यहाँ पे अब आपको दिखने वाला है एक जादू। चलिए दिखाते हैं। 1 2 एंड 3। देखा, ये दिस इज द जादू। जादू देखा। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली क्या चीज़ है, यहाँ पे जो कुछ भी चीज़ लिखा हुआ है सबसे पहले तो आपको इसे नोट डाउन करना है। ओके, एंड बाकी हर एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप में समझाते जाऊँगा। समझ में आता है? ओके, समझ में आ गया? तो यहाँ PQT का मतलब क्या है? पहली बात कि भाई ये सब चीज़ तो बाद में समझाना, पहले ये बताओ कि PQT क्या लिखा है। ठीक है भाई, समझाता हूँ। PQT का मतलब है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। यस, तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो है, इसमें आपको ये टॉपिक में आपको ये सब चीज़ें डालनी है। पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट कहता है डिफरेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। अब व्हाट डू यू मीन बाय पैकेट्स? ठीक है, पैकेट्स क्या होता है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के पैकेट्स में भाई। लेकिन ये होता क्या है, इसे हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले अगर आप यहाँ नोट्स बना रहे हैं तो फिर आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नोन एज क्वांटम। अब ये क्वांटम क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, ये भी हम जान लेंगे। ठीक है, ओके, सब कुछ जानेंगे, सब कुछ। इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। ओके, इज कॉल्ड फोटोन। अब ये फोटोन क्या है? क्या ये वेव है या पार्टिकल है? व्हाट डू यू मीन बाय फोटोन? पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड द लास्ट क्वांटम। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। और सबसे ज़रूरी बात कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती क्या है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा। और अब हम लोग चलते हैं मेन चीज़ पे, दैट इज़ कंसेप्ट। बिकॉज बिना कंसेप्ट के हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट के ऊपर। सो कंसेप्ट के लिए मुझे इसे मिटाना पड़ेगा एंड आप फिर से जादू देख सकते हैं कि जादू क्या होगा। ओके, नाउ 1 2 एंड 3। ओके, देखा? तो ये है हमारी ताकत। जी हाँ, मेरे से बिल्कुल भी नहीं डरना। ठीक, बिल्कुल भी नहीं डरना। मैं जिस तरीके से इस पे लिखा हुआ गायब कर सकता हूँ, मैं आपको भी गायब कर सकता हूँ। जी हाँ, ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने उन पॉइंट्स को जो लिखा है उसको देखते रहिएगा और मेरी बातें सुनते रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, प्लैंक क्वांटम थ्योरी में आती क्या है? प्लैंक क्वांटम थ्योरी में ही एक शब्द छुपा हुआ है, क्वांटम। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम? अच्छा, आपने जैसे कि देखा, आप अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है, तो जो बारिश के मौसम में मान के चल लीजिए बारिश हो रही है, आप अपने घर से बाहर देख रहे हैं कि बहुत तेज़ धुआंधार बारिश हो रही है। इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि आपको दूर वाली चीज़ है वो एकदम धुंधली धुंधली दिख रही है।
मतलब कि बारिश की जो बूंदें हैं वो इतनी तेज़ हो रही है, इतनी तेज़ नीचे गिर रही हैं, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इतनी तेज़ कि आपको पीछे वाला चीज़ बहुत कम दिख रहा है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ओके ना, तो अब क्या इतनी तेज़ बारिश में आप क्या कह सकते हैं कि ये जो बारिश का सिर्फ एक छोटा सा बूंद है, ये जो बारिश का एक छोटा सा बूंद है, क्या ये एक क्वांटम है? क्या ये एक क्वांटम है? क्या ये क्वांटम है? देख के बताइए। सबसे पहली बात, अब बारिश के ये इतने सारे बूंदे हैं, इतनी सारी बूंदें लगातार गिर रही हैं। अब उन लगातार गिरती हुई बूंदों में से मैं कैसे पता लगाऊंगा कि ये जो एक बूंद है वो क्वांटम है? सबसे पहली बात, बारिश होती है, आप बारिश के मौसम में बहुत मज़ा आता है भाई चाय पकौड़े खाने में। तो जो बारिश होती है वो लगातार होती है। क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि बारिश छोटे छोटे बूंदों में होती है, और अगर हम ध्यान से देखें तो वो बूंद दिखाई देता है हमें गिरते हुए। समझ में आया? तो मतलब ऐसा नहीं है कि बारिश बहुत सारी पानी है जो एक साथ गिर रही है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आई विल टेक अनदर एग्जाम्पल। ऐसा नहीं है कि बारिश का जो पानी वो एक साथ नीचे गिर रहा है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में गिर रहा है। यस, एंड बारिश जो हो रही है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में हो रही है, एंड उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को ही क्या बोलते हैं? एक क्वांटम बोल दिया जाता है, एक क्वांटा होता है। यानी कि एक स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर एक स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ पार्टिकल इज नोन एज क्वांटा। आई विल टेक अदर एग्जाम्पल। आप धूप, गर्मी का मौसम, अभी बारिश का मौसम था, अब हम जा रहे हैं गर्मी के मौसम में। तो गर्मी के मौसम में अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि धूप गिर रही है ऊपर से, बहुत धुआंधार धूप है। तो उस धूप में क्या आपको वो लाइट एनर्जी दिखती है जो आती है? हाँ भाई, आप कहो कि हाँ हम ऊपर जो है सन को देखते हैं तो सन हमसे दिखता नहीं है। अरे वो तो उसकी इंटेंसिटी है, वो उसके ब्राइटनेस है। लेकिन जो एनर्जी सन से आती है, जो लाइट के पार्टिकल्स सन से आते हैं, वो एक क्वांटा में नहीं होते। मतलब कि वो लाइट एनर्जी जो है वो किसी ना किसी चीज़ से तो मिलके बनी होगी। आखिर माना वो एक एनर्जी है, लाइट एनर्जी एक एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी किसी चीज़ से तो मिलकर बनी होगी। तो आखिर वो किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है? बेसिकली कहा जाए, किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है? वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होगी। और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनसे मिलकर एक पूरा का पूरा लाइट एनर्जी बना है, एक पूरा का पूरा रेडिएशन बना है, उसको क्वांटा बोलते हैं। एंड सबसे छोटा पार्टिकल्स जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है, वो दिस इज द क्वांटा। समझ में आ गया? एंड आप उसे क्वांटा बोलो या क्वांटम बोलो, वो बात एक ही होता है। समझ में आ गया? यस। तो क्वांटा का मतलब आपको समझ में आ गया। सबसे छोटा एनर्जी या फिर सबसे छोटा पार्टिकल जिससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। आप बोलोगे कि ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं बोल दिया -1। लेकिन आप बोलोगे तो ज़ीरो तो सबसे छोटा है ना, आप -1 नहीं हो सकता, ज़ीरो ही होगा। तो आप बोलोगे कि ज़ीरो इज़ द क्वांटा ऑफ द नंबर्स, ज़ीरो से छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। या फिर आपने कपड़ा देखा है, आप जो कपड़ा पहनते हैं, इसका जो धागा है वो सबसे छोटा पार्टिकल है। उस धागे में भी जो सबसे छोटा पार्टिकल है, उससे जो छोटा पार्टिकल सब कुछ हो ही नहीं सकता, दैट इज़ द क्वांटा और क्वांटम। तो आपको क्वांटम का मतलब बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि एक सबसे छोटा पार्टिकल, बारिश की बूंद में इतनी सारी बारिशें हो रही है, लेकिन इसमें से सबसे छोटा पार्टिकल कौन है? वो बारिश की एक बूंद, एंड उस बारिश की एक बूंद को हम बोलेंगे क्वांटम। क्वांटम समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इस हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा। क्वांटम का मतलब आप सबको समझ में आ गया होगा। सबसे छोटा पार्टिकल, अगर मैं बोलूँ ब्रह्मांड में सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? सबसे छोटा पार्टिकल है सर, सबसे छोटा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। क्या आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं बताइए? यस।
सबसे छोटा पार्टिकल्स तो इलेक्ट्रॉन ही है। क्या इलेक्ट्रॉन से भी छोटा कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो यस, इलेक्ट्रॉन इज द क्वांटम, इलेक्ट्रॉन इज द क्वांटम। और इलेक्ट्रॉन को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 इलेक्ट्रॉन? नहीं लिख सकते। तो क्वांटम को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो क्वांटम है ये ऐसे रेशियो में नहीं हो सकता, इट इज़ इन होल नंबर, वो होल नंबर में ही रहेगा। उसे आप ऐसा नहीं बोल सकते 0.5 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। आप कहेंगे कि ये देखो एक एटम है और उस एटम के आसपास जो है या तो 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 5 इलेक्ट्रॉन, या तो 6 इलेक्ट्रॉन, या तो 7 इलेक्ट्रॉन। क्या आप ऐसा कभी बोलेंगे कि जो एटम है उस एटम के पास 0.5 इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है? आप ऐसा कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। आप कहेंगे कि 3/4 इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, 3/4 इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। नहीं दौड़ रहा है। आप उसे किसी भी डेसिमल में या फ्रैक्शनल में या रैशनल नंबर में भी कहा जाए तो इस तरीके से रैशनल नंबर में नहीं लिख सकते। आप उसे 1 इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, एंड सो ऑन। बट आप उसे इस तरीके से डेसिमल में नहीं, 2.3 इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकते, बिल्कुल भी नहीं। डेसिमल में इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। इस बात में 1 इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट क्वांटा, इट इज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटा। 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटा है। आप बोलोगे 0.5 इलेक्ट्रॉन, इट इज़ नॉट पॉसिबल, 1 से छोटा हो ही नहीं सकता। आप बोलोगे 0 इलेक्ट्रॉन, अरे जब 0 है तो 0 इलेक्ट्रॉन मतलब कि क्या? इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो अब इसमें क्वांटा के बारे में क्या बात कर रहे हो? 0 मतलब कि अब यहाँ कुछ नहीं है, इट इज़ एम्प्टी, यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे छोटा क्वांटा है पूरे यूनिवर्स का, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इतना होता है भाई। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसी चीज़ को बोल सकते हो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल एनर्जी होगा। दिस इज द अब आप बोलोगे कि क्या 1.6, अब आप इस माइनस को हटा सकते हैं, आप इसके मॉड्यूलस की भी बात कर सकते हैं। मॉड्यूलस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्यूलस? आप मैथ्स में ज़रूर पढ़ेंगे मॉड्यूलस का क्या मतलब होता है। मॉड्यूलस का मतलब पॉजिटिव नंबर्स, तो आप इसे माइनस को हटा सकते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, इतना होता है। आप इसका इस्तेमाल किसी किसी कैलकुलेशन में कर सकते हैं। ओके, ठीक। तो क्वांटा का मतलब आपको समझ में आ गया। सबसे छोटा पार्टिकल्स, आप बोलोगे 1.6, क्या मैं 1.5 इंटू 10⁻⁻19 बोल दूँ? क्या ये पॉसिबल है सर? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सबसे छोटा नंबर है। 1.5 नहीं हो सकता, 1.4 नहीं हो सकता। हाँ, 1.6 है तो क्या 1.7 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? अरे यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या हम 1.7 इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। वी कांट से दैट। समझ में आ गया? तो 1 नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कि क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? दैट मीन्स ये। अब 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? इतना चार्ज होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतना होगा। या तो 3 इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो आप 3 से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक। अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन बोलोगे तो आप 4 से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे। बेहतरीन, समझ में आ गया। अब आप क्या बोल सकते हो? आप क्या यहाँ बोलेगे 4.5 इलेक्ट्रॉन? अरे नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं आएगा वो स्मॉलेस्ट क्वांटा, नहीं आएगा वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। सबसे छोटा यूनिट ये होता है, और अगर इससे बड़ी यूनिट तक जाओगे, मतलब इससे बड़े नंबर्स तक जाओगे तो 2 3 मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओ, 4 मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओ, आपको बड़े बड़े नंबर्स आने लगेंगे। लेकिन सबसे छोटा यही होता है चार्ज। सबसे छोटा एनर्जी
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यही है। समझ में आ गया? ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपने क्या रेडिएशन का नाम सुना है? रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन, मान लीजिए जैसे कि आपने सुना ही होगा कि हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ था, एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरी थी। तो जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरी थी, जो बॉम्ब गिरती है अगर कहीं पे, अगर कोई बॉम्ब गिरती है कहीं पे, तो वो जो बॉम्ब होता है वो गिरने के बाद आपने देखा है वहाँ से रेडिएशन निकलता है। एक लार्ज अमाउंट में रेडिएशन निकलता है जो कि पूरी जगह फैल जाता है और उसकी वजह से कितनी सारी बिल्डिंग्स गिरने लगती हैं। आखिर क्यों गिरती है वो? आखिर क्यों? उनकी तरफ रेडिएशन पहुंच रहा है। आखिर कैसे? रेडिएशन जो होती है वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करती है। अब जो एनर्जी है उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। अगर उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा तो उसके लिए वो किसका इस्तेमाल करेगी? रेडिएशन का। रेडिएशन ही है, जी हाँ, रेडिएशन ही है जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है। तो एनर्जी अगर कोई बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, दैट मीन्स वो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है। अगर कोई बॉडी एनर्जी को एमिट कर रही है, दैट इज़ रेडिएशन एमिट कर रही है। समझ में आ गया? तो रेडिएशन मतलब एनर्जी। अगर रेडिएशन वहाँ पे हो रहा है, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हो रहा है। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हो रहा है। अगर रेडिएशन हो रहा है तो दैट मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हो रहा है। समझ में आ गया इतनी बात? अब क्या करें? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है? आइए बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएशन है मतलब इलेक्ट्रिक करंट से जो रेडिएशन निकल के आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएशन है। और एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का रेडिएशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड का रेडिएशन है। ये दोनों जब साथ में मिल जाते हैं, तो आपका किस चीज़ का निर्माण हो जाता है? ये दोनों जब साथ में मिल जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो इस क्या निर्माण हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएशन का क्या? इलेक्ट्रो, और मैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन का मैग्नेटिक। और रेडिएशन का भाई रेडिएशन। क्या निकल के आ जाता है भाई और बहनों? ऐसे बैठे हुए काम नहीं चलेगा, आपको बोलना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएशन और मैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन अगर साथ में मिल जाते हैं तो क्या निकल के आ जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इसको ग्राफिकली देखा जाए तो ये क्या होगा? मान लीजिए ग्राफिकली एक ऐसे लाइन मैंने खींच दिया और ये एक ऐसे चला गया लाइन। जी हाँ, ये जो लाइन गया है इट इज़ एक्स एक्सिस और ये वाला लाइन है वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या डिफरेंस है ये तो आपने क्लास 9th 10th में समझ लिया होगा। उम्मीद है आप लोग को पता होगा। तो मैं अब आगे चल सकता हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएशन आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएशन क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। यस, अच्छा, यहाँ से मान लीजिए ऐसे आ रही है, ठीक, ऐसे आती है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन आ रही है। कैसे आ रही है? यहाँ से ऐसे, यहाँ से नहीं, यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से ऐसे आ रही है, ठीक। यहाँ से भाई जो आ रही है वो क्या है? यहाँ से जो आ रही है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएशन। यहाँ से जो आ रही है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएशन। एक मिनट में इसे बेहतरीन तरीके से कलर कर दूँ ताकि आप बेहतरीन एक्सपीरियंस पा सकें। आपका एक्सपीरियंस ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जी हाँ भाई। अब थोड़ा सा डिफरेंस पैदा कर दिया जाए।
ठीक है। मान लीजिए यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन आ रही है, यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन आ रही है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएशन आ रही है। मैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रिक रेडिएशन, ये दोनों आपस में यहाँ से आते आते मिक्स हो गई, और मिक्स होने के बाद यहाँ पर एक नया चीज़ का उद्घाटन हो गया, नया चीज़ का उद्घाटन हो गया। एंड दिस उद्घाटन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का रेडिएशन का हो गया शुरुआत भाई, हो गया शुरुआत। एंड बस इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। खत्म भाई, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हाँ, ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा। यस, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आई, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आई, दोनों मिल गए, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन गई। एंड दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि आपको चलते हुए आएगी। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ही फॉर्म में एनर्जी का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ही फॉर्म में एनर्जी का एब्सॉर्प्शन या फिर एमिशन ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? क्वांटम कहलाता है। स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नोन एज क्वांटम, इज नोन एज क्वांटम। ओके, समझ में आ गया? इज नोन एज क्वांटम। बेसिकली उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और लाइट के केस में, स्पेशली लाइट के केस में क्या होता है? लाइट के केस में क्वांटम क्या होता है? फोटोन होता है। अब फोटोन क्यों होता है लाइट के केस में? क्यों? क्योंकि फोटोन से छोटा कोई पार्टिकल हो ही नहीं सकता भाई, मैं कह रहा हूँ ना, क्वांटम इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी और पार्टिकल्स। तो फोटोन से छोटा कोई पार्टिकल हो ही नहीं सकता, दैट मीन्स फोटोन से छोटा कोई क्वांटम हो ही नहीं सकता। यस, और फोटोन क्या है? फोटोन, आप प्रोटोन नहीं समझ लेना, मैं प्रोटोन नहीं कह रहा, मैं फोटोन कह रहा हूँ, ठीक है। तो फोटोन क्या है? ये लाइट के केस में जो है, लाइट के केस में सबसे छोटा क्वांटम है। इससे छोटा क्वांटम होता ही नहीं है भाई। यानी कि जो लाइट एनर्जी इस वक्त आप बैठ के फील कर रहे हो कि भाई लाइट हमारे हाथों पे आ रही है, ये लाइट एनर्जी किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है? ये बन के मिली हुई है फोटोन से, ये फोटोन से बन के मिली हुई है। समझ में आ गया? उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। मैं बड़ी मेहनत से ये चीज़ आपको समझा रहा हूँ, और उम्मीद है आपको अगर ये अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, और मेरा हिम्मत और हौसला बनाए रखिएगा, ताकि मैं ऐसे ही और वीडियोस आप सभी के लिए लाते रहूँ, और आपके लिए पढ़ाई ऐसे ही आसान करते रहूँ। उम्मीद है आप अभी तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन। समझ में आ गया? इसी के साथ आपको जो तीसरा पॉइंट है लिखवाया है वो भी क्लियर हो गया होगा कि लाइट के केस में जो है सबसे छोटा क्वांटम क्या होता है? वो होता है फोटोन, वो होता है फोटोन। समझ में आ गया होगा? ओके ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग कुछ फॉर्मूला डिराइव करेंगे, कुछ फॉर्मूला के बारे में सीखेंगे। अच्छा, इस स्लाइड में मुझे एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी रह गई थी, वो इम्पोर्टेंट बात भी मैं बता देता हूँ। क्या चीज़? कि जो लाइट है इसकी अलग दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लाइट की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो क्या होती है भाई? कि लाइट जो होती है इसमें फ्रीक्वेंसी भी होती है, इसमें फ्रीक्वेंसी भी होती है। एंड सेकंड चीज़ जो होती है, वो सेकंड चीज़ क्या है इसमें होती है? वो सेकंड चीज़ होती है इंटेंसिटी। इसमें इंटेंसिटी होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें इंटेंसिटी होती है। अब फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में क्या गहरा संबंध है? फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में क्या गहरा संबंध है, ये अब हम लोग जानते हैं कि अब फ्रीक्वेंसी होती क्या है और इंटेंसिटी होती क्या है, इसके बारे में जानते हैं। उसके बाद हम फॉर्मूला डिराइव ज़रूर करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती क्या है? तो सबसे पहले आप लोग लिखिए कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल्स भी लिख सकते हो, और फिर नंबर ऑफ ऑसिलेशन भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। साइकिल्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, साइकिल्स, ठीक है, साइकिल्स पर सेकेंड, दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड या फिर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब पर सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड, ठीक है। अब देखो, मान लो ये मैंने बनाया एक ग्राफ, यहाँ पर
ये जो जा रहा है, ओके ओके, यहाँ से जो वेव जा रही है भाई, ठीक है, यहाँ से जो वेव जा रही है, अब इस वेव और इस वेव के बीच में, इस वेव और इस वेव के बीच में बताइए, इन दोनों वेव्स के बीच में किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है? इन दोनों वेव्स के बीच में किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है? बताइए, इन दोनों में से किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है? आप पहली बात, जिन लोगों ने इसको सेलेक्ट किया, मैं बताता हूँ, आप गलत हैं। जी हाँ, कैसे गलत हैं? पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। हाँ भाई हाँ, मैं समझाऊंगा कैसे गलत है। यस, कैसे गलत है? क्योंकि यहाँ पर 1 सेकंड में कितना चल रहा है? मान लेते यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 1 सेकंड। यस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 1 सेकंड, ठीक। तो ये 1 सेकंड ये है, 1 सेकंड, 1 सेकंड ये है। अब इसी को मैं एकदम सेम यहाँ ला रहा हूँ, देखना, इसी को मैं एकदम सेम यहाँ ला रहा हूँ। यस यस, उतनी ही लंबाई है, ठीक, उतनी लंबाई। तो यहाँ पर भी 1 सेकंड। यस, 1 सेकंड। अब 1 सेकंड यहाँ देखना, 1 सेकंड यहाँ देखना। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड क्या होती है। नंबर ऑफ साइकिल या नंबर ऑफ ऑसिलेशन। यहाँ पर ऑसिलेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या, ये वेव स्टार्ट यहाँ से होती है और यहाँ से एक क्रस्ट और एक ट्रफ चलने के बाद पूरी तरीके से यहाँ पर एंड हो जाती है। एक वेव या एक साइकिल इसका कंप्लीट हो गया, हम ये मानते हैं, ठीक। फिर यहाँ से चली, फिर यहाँ से शुरू होने के बाद वो यहाँ से यहाँ तक गई, तो इसका क्या हुआ, सेकंड ऑसिलेशन पूरा हो गया, सेकंड ऑसिलेशन पूरा हो गया। तो यहाँ तो 1 सेकंड में बात करें तो ये पहला ऑसिलेशन और ये और आधा ऑसिलेशन, इतना ही हुआ है। तो यहाँ पर 1.5 कंप्लीट हुआ, ठीक है, 1.5 कंप्लीट हुआ। अब आपकी मर्जी यार, आप इसको और बड़ा कर सकते हो, फिर आप इसको और बड़ा करोगे तो यहाँ ये यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ तक आ जाएगा। तो अब इसको हम 1 सेकंड मान रहे हैं। अब इस 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन हुआ, यहाँ से 1 ऑसिलेशन, फिर 2 ऑसिलेशन, तो यहाँ आप कह सकते हो 2 ऑसिलेशन हुआ, ठीक है। 1.5 को आप छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं। आप अगर आप इतना एडवांस नहीं जा पाइएगा तो कोई बात नहीं, आप इतनी दूरी को मैं यहाँ ले रहा हूँ क्योंकि अब 1 सेकंड मैंने इसको माना है, इसको नहीं। तो अब 1 सेकंड मैंने जब इसको माना है तो आप यहाँ तक पहुँच जाओ, ठीक। यस, 1 सेकंड ये है और 1 सेकंड ये भी है। इसके 1 सेकंड में कितना आ रहा है, 2 ऑसिलेशन, 2 ऑसिलेशन या 2 साइकिल्स आ रहा है। बट यही 1 सेकंड में ये कितना चल रहा है, कितना ऑसिलेशन कर रहा है, यहाँ से ये 1, यहाँ तक 1, फिर यहाँ से ये 2, यहाँ तक, फिर यहाँ से ये 3, फिर यहाँ से ये यहाँ तक 4। समझ में आ गया? तो ये तो 4 कर रहा है, ये भी और आगे जाएगा, बट हमें आगे नहीं जाना है, ठीक। यस, इतनी दूरी में ये कर रहा है 4। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से देखना, यहाँ से शुरू हुआ 1 2 3 4, तो ये 4 किया, फिर ये आगे जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। समझ में आ गया? तो ये तो भाई 1 सेकंड में सिर्फ 2 ही साइकिल कर रहा है या 2 ही ऑसिलेशन कर रहा है, और ये 1 सेकंड में 4 कर दे रहा है। फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा हुई? सर इसकी ज़्यादा हुई, क्योंकि ये 1 सेकंड में, पर सेकंड मैंने बोला था 1 सेकंड, पर सेकंड मैंने बोला था 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में ये कितनी ज़्यादा नंबर ऑफ ऑसिलेशन कर रहा है? ये तो भाई ज़्यादा नंबर ऑफ ऑसिलेशन कर रहा है, या ये 2 ही कर रहा है, बस ये 4 कर रहा है। मतलब इसका नंबर ऑफ साइकिल या नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, समझ में आ गया? और इसका नंबर ऑफ ऑसिलेशन या साइकिल कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई। समझ सकता हूँ, आपको समझ में आ रही होगी कि फ्रीक्वेंसी होती क्या चीज़ है, 1 सेकंड में कितनी ज़्यादा नंबर ऑफ साइकिल चलाना। जी हाँ, कितनी ज़्यादा नंबर ऑफ साइकिल चलाना, मतलब कि कितनी ज़्यादा नंबर ऑफ ऑसिलेशन होती है, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी पे आ जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी? आप इंटेंसिटी पे आ जाते हैं। इंटेंसिटी भाई कुछ नहीं है, अरे यार इंटेंसिटी का हिंदी मतलब बताऊं? इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस। अब बोलोगे भाई हिंदी मतलब बता रहे थे, इंग्लिश ही बता रहे हो, ये क्या बात हुई यार? आप ब्राइटनेस को हिंदी में कर लो ना, चमक। लो भाई चमक, चमक चमक उठेगा ज़मीन आसमां जब सब कहेंगे भाई तू जा यहाँ से जा। अरे चमक, ठीक।
यस। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस, मतलब कि चमक। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा चमक, उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस, और जितनी कम इंटेंसिटी उतनी ही कम ब्राइटनेस, उतनी ही कम इंटेंसिटी। उम्मीद आ रहा है आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। यस, समझ में आ गया। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, इंटेंसिटी मतलब कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस है। अगर आप लाइट एनर्जी को देखते हो, तो लाइट किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? फोटोन। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे वो सब मिलकर के उतनी ही ज़्यादा ब्राइटेस्ट लाइट जो है उसको उजागर करेंगे। मतलब कि उतनी ही ज़्यादा ब्राइटेस्ट लाइट होगी, उतनी ही ज़्यादा चमकदार लाइट होगी। अगर आप मॉल जाते हो तो आप मॉल में क्या देखते हो कि मॉल में बहुत सारी लाइटें लग रही होती हैं, और वहाँ इतनी लाइटें लगी होती हैं कि एकदम बहुत तेज़ चमक आता है नीचे। आप कोई भी सामान देखते हो एकदम उसके ऊपर चमक आ जाता है और आपको उसे ख़रीदने का मन कर जाता है। इसीलिए तो मॉल में बड़ी बड़ी लाइटें लगाई जाती हैं, ताकि जो सामान हैं, जो आइटम्स हैं, वो सारे आइटम्स क्या हो, चमकने लगे और आपको उसे ख़रीदने का मन करने लगे। ठीक है, ओके। तो अब वहाँ जो लाइट लगी हुई है उनकी इंटेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा है कि वो चमक रही है, उनकी ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई है। और सिंपल सा फंडा ये है कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन होंगे, या तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन होंगे उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ इंटेंसिटी होगी, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। समझ में आया क्या? हाँ, अब जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स हो मतलब कि क्या? जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हो मतलब कि क्या? अरे यार, कितना कन्फ्यूज़न डालते हो हैं? अरे मतलब कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यार एक फोटोन्स में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा, फोटोन्स उतने ही ज़्यादा, और उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? इंटेंसिटी। समझ में आया क्या? यस, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो फोटोन्स ज़्यादा होंगे, और फोटोन्स ज़्यादा होंगे तो भाई इंटेंसिटी भी अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आया क्या? अरे यार, समझ में तो आ ही रहा होगा, ऐसे कर देता हूँ। समझ में आया ना? उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी होती क्या है। ओके, अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, अब आपसे एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन सा टाइप का क्वेश्चन? आपसे पूछ देगा, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी बताइए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कैसे निकलेगा? ठीक है, कैसे निकलेगा? आपसे पहली बात क्वेश्चन में पूछ देगा कि मुझे एनर्जी निकाल के बताओ, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कैसे निकलेगा? चलिए देखते हैं। इसके लिए एक और फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू 1 2 का 4 00 अपॉन में वेवलेंथ। अब वेवलेंथ किस में होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेवलेंथ होना चाहिए एंगस्ट्रॉम में। अब ये एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एंगस्ट्रॉम एक मीटर, जैसे कि एक लेंथ है, उसे मीटर में नापा जाता है। वैसे ही एंगस्ट्रॉम क्या होता है? ये भी एक लेंथ होता है, इसे जो है एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जैसे मीटर है वो भी एक लेंथ ही का भाग है, उसको लेंथ में ही जो है माना जाता है। वैसे एंगस्ट्रॉम को भी लेंथ में ही माना जाता है। ठीक है, अच्छा, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? मीटर में और एंगस्ट्रॉम में क्या रिलेशन है? तो याद रखना, 1 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम को डिनोट करते हैं इस तरीके से, इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ये चीज़ याद रखना, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। और इस फॉर्मूले को भी आपको याद कर लेना है। ये फॉर्मूला कैसा फॉर्मूला है? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने का फॉर्मूला है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको कितनी एनर्जी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल, इतनी एनर्जी होती है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन में जितनी एनर्जी होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल एनर्जी होती है। ठीक है, और
वेवलेंथ किस में होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए, और एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। और एनर्जी अगर वेवलेंथ है, अगर वो मीटर में दिया हुआ है तो आपको उसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर वो एंगस्ट्रॉम में पहले से ही दिया हुआ है तो आप उसको इसमें पुट कर सकते हैं और एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, इतनी चीज़ समझ में आ गई, तो पहले इतनी चीज़ जो है आप नोट डाउन कीजिए पहली बात। अच्छा, इसमें एक और बात आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि आपको अगर ये भी नहीं पता होगा कि मीटर को एंगस्ट्रॉम में कैसे कन्वर्ट करें या एंगस्ट्रॉम को मीटर में कैसे कन्वर्ट करें। ये चीज़ आपको पता है कि एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो एक मीटर में कितना होगा, एक मीटर में कितना होगा, आप लिख लीजिए 1/10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये भी चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं इसके साथ साथ। ठीक है, ये भी चीज़ आप इसके साथ नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, कि एक मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होता है और एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है। इससे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बेहद आसानी से। समझ में आ गया? ठीक है, अब ये इतनी चीज़ आप नोट डाउन कर लिए होंगे। ओके, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। आ जाते, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, अच्छे से रीड कीजिएगा और उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना इन जूल पर मोल इज। ठीक है, तो यानी कि हमें न्यू की वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁻12 हर्ट्ज। ठीक है, इतना हर्ट्ज दी हुई है। एक मोल फोटॉन्स, ठीक है, एक मोल फोटॉन्स। ओके, एक मोल फोटॉन मतलब कि कैसे होगा यार। ठीक है, हम तो इतना जानते हैं कि एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी है। फोटोन को मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ में होगा। ठीक है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी क्या होगी, वो तो h × न्यू होगी। ठीक है, न्यू पता है, h पता है, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1 मोल फोटोन बोल रहा है, 1 मोल ऑफ फोटोन्स। अब 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं वो पता चल जाए तो हम उतने पार्टिकल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं। 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। इतने क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। और अगर हमें ये पता है तो ये क्वेश्चन हम कर ले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये पता है तो हम ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक, अच्छा, 1 मोल फोटॉन्स की एनर्जी पूछ रहा है, मतलब कि इतने पार्टिकल्स ऑफ फोटोन की एनर्जी पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स। तो ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, फोटॉन्स इतने पार्टिकल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 × 10⁻23, है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, इंटू 10⁻23 और मल्टीप्लाई कर देंगे h की वैल्यू क्या है, 1.6 × 10⁻⁻34 और न्यू की वैल्यू तो हमें पता ही है 2 × 10⁻12। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या होगा, क्या होगा वैल्यू। इससे हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देख लेते हैं। 25 वाट बल्ब, 25 वाट, W है मतलब वाट, तो 25 वाट पावर आ गया, एमिट्स मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट। मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, अरे छोड़ जाने तो, जो कुछ भी होता हो। ठीक है, ऑफ लेमडा। ठीक है, ठीक है, लेमडा की वैल्यू है 0.57 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को कैसे करेंगे, इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा। अच्छा, रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा, रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड कर देना। ठीक है, रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड कर देना। और एमिशन ऑफ क्वांटा, क्वांटा तो होता है नंबर ऑफ एनर्जी, नंबर ऑफ मिनिमम एनर्जी। ठीक है, नंबर ऑफ मिनिमम एनर्जी। तो एमिशन ऑफ क्वांटा क्या होता है, नंबर ऑफ मिनिमम एनर्जी, नंबर। तो मान लेते हैं एमिशन ऑफ क्वांटा क्या है, वो है n मान ली। एमिशन ऑफ क्वांटा क्या है, क्योंकि क्वांटा होता है वो नंबर होता है, नंबर ऑफ एनर्जी। नंबर ऑफ एनर्जी मतलब n, जहाँ नंबर ऑफ आ जाए वहाँ पर उसको n मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेट रेट, रेट मतलब टाइम से डिवाइड कर देना,
ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा, एमिशन ऑफ क्वांटा मतलब नंबर ऑफ एनर्जी या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, वो एन हम मान लिए हैं, ठीक है, पर सेकेंड। तो पहली बात तो ये पावर दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम। पावर दिया है 25 वाट, तो 25 वाट, 25 वाट में कितना वर्क डन करना पड़ेगा इसको, 25 वाट में से 25 जूल वर्क डन करना पड़ेगा पर टाइम पर एक सेकेंड पर सेकेंड ले लो या तो पर सेकेंड ले लो। मतलब कि क्या, अगर 25 वाट है मतलब कि 25 वाट का मतलब क्या होता है, 25 जूल वर्क पर सेकेंड। अगर हम कहें कि 25 जूल वर्क पर सेकेंड हो रहा है मतलब कि 25 वाट काम हो रहा है, सिंपल सी बात। और यहाँ पर 25 वाट लिखा है मतलब कि 25 जूल वर्क पर सेकेंड हो रहा होगा तभी 25 वाट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से पता चल गया कि यहाँ पर जो एनर्जी लग रही है वो 25 जूल लग रही है, ठीक है, पर सेकेंड में, ठीक है। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एन एच न्यू, एनर्जी यहाँ पर 25 दिया है या फिर हम लोगों ने फाइंड किया है 25 वोल्ट से। इसमें क्या होना चाहिए, पावर का ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं तो शायद ये क्वेश्चन आपसे ना हो पाए। अगर फॉर्मूला नहीं पता तब भी कॉमन सेंस होना चाहिए कि 25 वॉट है मतलब कि 25 जूल वर्क हो रहा होगा पर सेकेंड में। जी आपको ये फॉर्मूला पता ही होना चाहिए भाई, है ना, ठीक है। ये क्लास 9th का फॉर्मूला है बेसिकली, ठीक है। तो अब आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। फिर एनर्जी होता है एन एच न्यू। आप क्या करेंगे, एन की वैल्यू तो भाई हमें फाइंड ही करनी है, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एच की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻34 -34। और आपको पता है न्यू की वैल्यू होती है सी बाय लेमडा। तो सी बाय लेमडा मतलब कि क्या, सी बाय लेमडा मतलब 3 इंटू 10⁸8 और लेमडा ऊपर दिया हुआ है 0.57 इंटू 10⁻⁻6। अब क्या आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा और जैसे ही एन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी दैट इज़ द नंबर ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा, ठीक है। और यही आपको पूछा है, रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा मतलब कि नंबर ऑफ क्वांटा, ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटा, ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये समझिए, ठीक है, फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज डिपेंड करती है आपके थॉट पर, ठीक है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन्स हम मान लेते हैं एन है, ठीक। नंबर ऑफ फोटोन्स पूछा है तो एन की वैल्यू नंबर ऑफ फोटोन्स विथ लेमडा, लेमडा मतलब कि फ्रीक्वेंसी, लेमडा 4000 पिकोमीटर, ठीक है। अच्छा, ये पिकोमीटर दिया हुआ है, ठीक है, पिकोमीटर दिया हुआ है तो हम जानते हैं क्या करेंगे इसका, 4 1 2 3 इंटू 10⁻⁹ मीटर कर देंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, विच ऐसे क्या करना है, एक एक लाइन पढ़कर उसका समझना है, उसकी वैल्यू समझनी है कि मतलब क्या आएगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जाना है। एक ही बार में शुरुआत से अंत तक पूरा पढ़ लीजिएगा, समझ में नहीं आएगा फिर आपको गिव अप करना पड़ेगा। तो गिव अप वो चीज़, वो कुछ आपको पता नहीं होना चाहिए कि गिव अप होता क्या है, ठीक है। आपको ये पता ही नहीं होना चाहिए कि गिव अप होता क्या, आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक। अच्छा, एन क्या, नंबर ऑफ फोटोन्स, लेमडा क्या है 4000 पिकोमीटर जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, विच प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। ये खुद बोल रहा है, ये खुद क्वेश्चन चिल्ला के बोल रहा है 1 जूल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो एनर्जी कितना प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी कितना प्रोवाइड कर रहा है, अच्छा एनर्जी कितना प्रोवाइड कर रहा है 1 जूल, ठीक, 1 जूल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ठीक, ठीक। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। फाइंड क्या करना है भाई, एन फाइंड करना है, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन्स फाइंड करने हैं, लेमडा दिया हुआ है और एनर्जी आपको 1 जूल दी हुई है, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, क्या होगा, एन एच न्यू। आप ई इज इक्वल टू एच न्यू भी तो डाल सकते थे, ई इज इक्वल टू एच न्यू भी तो डाल सकते थे, लेकिन एन एच न्यू ही क्यों डाला, क्योंकि हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, इसीलिए ये नहीं डालेंगे, एन की वैल्यू फाइंड करनी है इसीलिए एन एच न्यू डालेंगे। अच्छा, एनर्जी 1 जूल दी हुई है, 1 जूल दी हुई है, ठीक। एन की वैल्यू फाइंड करनी है, एच की वैल्यू क्या होगी, एच की वैल्यू 6.2 इंटू 10⁻, ठीक है, ये क्या होगी 6.2 नहीं यार, कन्फ्यूज याद देते हो, हाँ, इंटू 10⁻⁻34 इंटू
न्यू की वैल्यू क्या होगी? अरे यार, न्यू की वैल्यू तो इसमें दिया ही नहीं है। अब क्या होगा? अब क्या होगा भाई? अब क्या करेंगे? न्यू की वैल्यू तो इसमें दी नहीं है। अब न्यू कहाँ से फाइंड करेंगे? न्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी। कैसे होगा? कैसे होगा? फ्रीक्वेंसी न्यू न्यू। अच्छा, लेमडा दिया हुआ है क्या? यस, लेमडा दिया हुआ है। तो न्यू का क्या होगा? न्यू का फॉर्मूला सी अपॉन लेमडा होता है। अच्छा, ये होता है क्या? यस। तो क्या न्यू की वैल्यू हम लोग सी अपॉन लेमडा डाल दे क्या? हाँ, ये सी अपॉन लेमडा यहाँ डाल दे। सी क्या दिया हुआ है? सी क्या दिया हुआ है? सी तो पता ही होता है ना, इंटू 10⁻8। और लेमडा क्या दिया हुआ है? यस, 4 1 2 3 इंटू 10⁻⁻9। क्या ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ डाल दूँ क्या? अब क्या आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा क्या? कर लीजिएगा क्या? कुछ नहीं करना है, हमें बस n निकालना है। ठीक है, बस n निकालना है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्या हम लोग बढ़े आगे क्वेश्चन पे? ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं ये भरोसा करके चल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये नहीं निकाल पाइएगा मतलब आपकी केमिस्ट्री नहीं हो पाई। इसका मैं फाइनल आंसर बता देता हूँ, ताकि कुछ बच्चे इसे सॉल्व करें तो उनको आंसर पता चल जाए कि क्या होगा। ठीक है, दैट इज़ आंसर बता देता हूँ, ताकि कुछ बच्चे इधर उधर भटके नहीं। ठीक है, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2.01 इंटू 10⁻16। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। उम्मीद है आप सब जिस मकसद से इस वीडियो पर क्लिक किए थे वो मकसद आपका पूरा हो गया होगा। आपको प्लैंक क्वांटम थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, और मैंने एकदम डीप में और एकदम अच्छी तरीके से समझाया है। और भले ही 1 घंटा हो गया हो, लेकिन ये आपको एक बार अगर आप इसे पढ़ लिए हैं तो यानी कि अब आप ये कभी नहीं भूलिएगा। क्योंकि 1 घंटा का इन्वेस्टमेंट अगर आप अच्छी जगह करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा आपको लॉन्ग टाइम तक होता है, ज़्यादा समय के लिए होता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया, मैंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ाया एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी मैंने आपको इसमें बता दिया है। कैसे बताया है? मैंने आप लोगों को ये बात बताई है कि जब मेटल शीट होती है, जो एक मेटल शीट होती है, तो उस मेटल शीट पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करना शुरू करते हैं। कब? जब बाहर से एक सनलाइट एनर्जी फेंक के मारी जाती है तब। जब बाहर से एक सनलाइट एनर्जी आती है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ मेटल की शीट होती है, मेटल की शीट होती है, उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड वो जो है मूव करना शुरू कर जाते हैं, अपने सरफेस को छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। तो इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, और ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कैसे जाते हैं? जैसे ही सनलाइट यहाँ पर पड़ती है वैसे ही ये लोग चलना शुरू कर देते हैं, तुरंत पढ़ते ही चलना शुरू कर देते हैं, ये 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लेते। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है। तो मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बता दिया है एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी बता दिया है, और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग कर लिए हैं। अब आप जो है कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हैं इस टॉपिक पर। अगर आपके पास किसी कोचिंग का मॉड्यूल है, आप मॉड्यूल लगा सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है, आप क्वेश्चन बैंक में से इस टॉपिक से क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड आपके पास कोई भी रिसोर्सेज है, आप वहाँ से इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप जितना जल्दी क्वेश्चन करेंगे आपके दिमाग में उतनी जल्दी से ये कॉन्सेप्ट बैठने लगेगा, क्योंकि अभी आपने 1 घंटा दे करके इस टॉपिक को पढ़ा है, और 2-3 दिन बाद अगर आप इस पर क्वेश्चन करते हैं तो शायद आप भूलने लग जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग जल्दी से जल्दी इस पर क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, ठीक है। मैंने जो क्वेश्चन यहाँ कराए हैं ये कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए क्वेश्चन कराए हैं, और आपका क्वेश्चन करना इस टॉपिक पर बेहद उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी है कि आप यहाँ पर 1 घंटा बैठ के इस टॉपिक को पढ़ें। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर सब समझ में आया है तभी सब्सक्राइब का बटन दबाना, नहीं तो नहीं दबाना। ठीक है, उम्मीद है सब समझ में आ गया होगा। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। ओके, मैं जल्दी उनसे लाने की कोशिश करूँगा।
तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन। टाटा, गुड बाय एंड पढ़ाई करते रहना और नाम रोशन करना अपने माँ बाप का।